नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की साइट पर कक्षा 12 का राजनीतिक विज्ञान का 2024-25 का जो मॉडल टेस्ट पेपर दिया गया है, आज की इस वीडियो में हम उसी को ही हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कई ऐसे प्रश्न हैं और इम्पॉर्टेंट है जिनके वार्षिक परीक्षा 2025 में आने की पूरी संभावना है। उसी के अनुसार ये पेपर बनाया गया है। टोटल जो है इसमें 40 प्रश्न दिए गए हैं और काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन है जैसे बोर्ड के पेपर में आती हैं वो दी गई हैं। और पहला प्रश्न दे रखा है, पूछा गया है कि भारत पाक सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क जॉन साइमन, ख महात्मा गांधी, ग सरदार पटेल और घ है सर रेडक्लिफ। तो सही जवाब जो है वो घ आएगा। सर सिरिल रेडक्लिफ जो थे वो भारत पाक सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में एक दल की प्रधानता का युग किस नेता से है। भारत में एक दल की प्रधानता का युग किस नेता से है। क सरदार पटेल, ख पंडित नेहरू, ग महात्मा गांधी और घ है लाल बहादुर शास्त्री। तो जो एक दल की प्रधानता का जो युग है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, इसलिए इसका सही जो जवाब है वो ख आएगा। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में नई आर्थिक नीति शुरू कब हुई। भारत में नई आर्थिक नीति शुरू कब हुई। क पर है 1985 में, ख 1991 में, ग 1980 में और घ है 1992 में। तो सही जवाब जो है वो 1991 है। नई आर्थिक नीति की शुरुआत तब हुई थी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 है और पूछा गया है कि कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया। इसमें क पर है ऑपरेशन विजय, ख पर है ऑपरेशन सुरक्षा, ग पर है ऑपरेशन शांति और घ है इनमें से कोई नहीं। तो वास्तव में जो भारत कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें ऑपरेशन विजय चलाया गया था, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है विकल्प है वो क है। प्रश्न नंबर 5 है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क पर है 1964 में, ख 1969 में, ग है 1970 में और घ है 1971 में। तो कांग्रेस का जो पहली बार विभाजन हुआ था वो वास्तव में 1969 में हुआ था, इसलिए इसका जो ख है वो विकल्प आएगा। प्रश्न नंबर 6 है, 1967 में आया राम गया राम मुहावरे का जन्म किस राज्य में हुआ। राज्य का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क पर है मध्य प्रदेश, ख पर है आंध्र प्रदेश, ग पर है हरियाणा और घ पर है बिहार। तो जो सही जवाब है वो वास्तव में हरियाणा है। हरियाणा से ही आया राम गया राम के मुहावरे का जन्म हुआ था जो दल बदल से संबंधित है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 है, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई। तो क पर है 31 अक्टूबर 1982 में और ख पर है 31 अक्टूबर 1984 में और ग है 31 अक्टूबर 1985 में और घ है 31 अक्टूबर 1986 में। तो जो सही जवाब है वो वास्तव में ख है। 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 8 है और पूछा गया है कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया, राज्य का नाम पूछा गया। तो सही इसमें 4 ऑप्शन हैं, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा। तो इसका जो जवाब है वो सही है, ख है। पंजाब में ये चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 है, अभिकथन और कारण वाले ये प्रश्न हैं। तो अभिकथन है कि दिसंबर 1992 में अयोध्या बाबरी मस्जिद के रूप में जिसे जाना जाता है में विवादित ढांचे के विध्वंस से कई घटनाओं का समापन हुआ। और कारण में दे रखा है कि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के कारण कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बदलाव आया। दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन दोनों में आपस में संबंध कारण का संबंध नहीं है, दोनों में स्पष्ट नहीं करता है। तो इसलिए हम इसका ख ऑप्शन है वो सही मानेंगे कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। वो एक राजीव गांधी वाली हत्या की बात अलग थी और 1992 में अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद को ढाया गया था वो एक अलग घटना थी। तो इसका ख ऑप्शन आएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर
जो 10 है उसमें यह किसने कहा भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण दल है? कास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी इन इंडिया पूछा गया। हु सेड, किसने कहा ये? तो क पर है जगदीश चंद्र जोहरी, और ख पर है स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण, और ग पर है डॉक्टर अंबेडकर, और घ पर है पंडित नेहरू। तो ये वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर के कथन है। अंबेडकर ने कहा है ये, तो जब वो जाति व्यवस्था से काफ़ी उदास हो गए थे, फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण दल है। प्रश्न नंबर 11 है, वन वर्ड क्वेश्चंस हैं, 1 से लेकर 5 तक हैं, एक एक नंबर के हैं। ये भी एक एक शब्द में इनके उत्तर देने हैं कि किसी एक बाल्कन देश का नाम बताएं। किसी एक बाल्कन देश का नाम बताएं, तो कोई सा भी आप बता सकते हैं। यूगोस्लाविया, रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, ये सारे के सारे जो है वो बाल्कन देश हैं। प्रश्न नंबर 12 है, आसियान में कितने देश शामिल है? आसियान में कितने देश शामिल है? तो 10 देश उसमें शामिल हैं। प्रश्न नंबर 13 है, SEZ का पूरा नाम लिखो। राइट द फुल नेम ऑफ SEZ। तो इसको हिंदी में कहेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र, और इंग्लिश में कहेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं इसको, SEZ। प्रश्न नंबर 14 है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन वास्तव में दिसंबर 1991 में हुआ था, और सोवियत संघ जो है वो 15 गणराज्यों में विभाजित हो गया था। प्रश्न नंबर 15 है, दक्षेश सार्क का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो सार्क का जो कार्यालय है वो वास्तव में नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर आगे जो प्रश्न है वो सत्य और असत्य वाले हैं। 3 प्रश्न हैं, ये ट्रू फॉल्स वाले हैं। 16वें नंबर पर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 128 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं 128। तो ये असत्य है। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है उसमें 111 अनुच्छेद हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 17 है, नाटो एक सैन्य संगठन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो एक सैन्य संगठन है। तो ये सत्य है, वास्तव में ही ये एक सैन्य संगठन है। और प्रश्न नंबर 18 है, भारत सदैव ही मानवतावाद का विरोधी रहा है। ये सरासर गलत है, मानवतावाद का विरोधी भारत कभी नहीं रहा है, सदैव ही मानवतावाद का विरोधी रहा है। तो ये असत्य कथन है। इसी प्रकार आगे जो है वो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, खाली स्थान वाले प्रश्न है। और 19 नंबर पर प्रश्न है, भारत की गरीबी का एक मुख्य कारण उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या है। तो यहाँ जो है वो बढ़ती हुई जनसंख्या आएगा। भारत की आबादी का सबसे बड़ा कारण उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या है। इसके बाद है गरीबी का कारण है ये। और उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, और पूछा गया है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राज़ील में हुई थी, और उसके जगह का जहाँ पर ये बैठक हुई थी उसको पोर्टो अल्गेरे कहते हैं। तो वहाँ पर ये वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राज़ील में हुई थी। प्रश्न नंबर 21 है, ये वास्तव में 8 प्रश्न हैं, और ये सारे के सारे जो हैं वो 2-2 अंक के हैं। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है कि सीमांत गांधी कौन थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में उनके दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता थे और गांधी जी के अनुयायी थे। वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे और भारत में ही रहना चाहते थे, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, भारत की दलीय व्यवस्था के 2 लक्षण दीजिए। दलीय प्रणाली के पूछे गए हैं। तो पहले पर हम कह सकते हैं कि भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है, बहुत सारे दल हैं। और दूसरा है कि भारत में राजनीतिक दल चुनाव के समय ही सक्रिय होते हैं, तभी वो दिखाई देते हैं, लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं, उसके बाद वो बरसाती मेंढकों की तरह होते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आमतौर पर आता है, प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में हम कहेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देशी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए इन रियासतों के राजाओं को यह विश्वास दिलाया गया था कि उन्हें एक निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाएगा, साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें पेंशन भी दी जाएगी। इस व्यवस्था को ही प्रीवी पर्स कहा जाता है और प्रीवी पर्स को 1971 में समाप्त कर दिया गया था। इंदिरा गांधी ने इसको समाप्त कर दिया था। प्रश्न नंबर 24 है,
वचनबद्ध न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है? तो हम कह सकते हैं कि वचनबद्ध न्यायपालिका से अभिप्राय ऐसी न्यायपालिका से है जो किसी एक दल के प्रति वफादार होती है और उसी के आदेशों पर काम करती है। ऐसी न्यायपालिका निष्पक्ष होकर मुकदमों का फैसला नहीं करती है, बल्कि सत्तारूढ़ दल के कहने पर मुकदमों का फैसला करती है। अथवा करके है, इसमें अथवा करके भी प्रश्न दिया हुआ है, और ये नहीं अगर आपके पास आता तो इंदिरा गांधी के अनुसार आपातकाल की घोषणा का मुख्य कारण क्या था? तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि सरकार का यह कहना था कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। लोकतंत्र में विरोधी दलों का काम सरकार को उसकी नीतियों के अनुसार काम करने देना होता है। लेकिन उस समय 1975 में, मतलब उस समय विरोधी दल हड़तालें, धरने और प्रदर्शन करके सरकार के कामों में बाधा डाल रहे थे। सरकारी कर्मचारियों, छात्रों, किसानों और आम जनता को सरकार के विरुद्ध उकसा रहे थे। ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना जरूरी था, इसलिए आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। दूसरा है, सरकार का यह भी कहना था कि हड़तालों, धरनों और प्रदर्शनों के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, जिसके कारण सरकार को अपना ध्यान कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर लगाना पड़ रहा था। देश हित के लिए ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना जरूरी था, इसलिए संकट काल की घोषणा करनी पड़ी। और तीसरे में हम कह सकते हैं कि सरकार का कहना था कि धारा 352 में कहा गया है कि यदि देश में आंतरिक अशांति पैदा होती है तो आपातकाल लागू किया जा सकता है। उस समय भी देश के कई भागों में आंदोलन होने के कारण आंतरिक अशांति पैदा होने का खतरा हो गया था, इसलिए आपातकाल को लागू करना पड़ा। प्रश्न नंबर 25 है, दो ध्रुवीय व्यवस्था या दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, दो ध्रुवीय व्यवस्था की दो हानियां बताइए। तो हम कहानियों में कह सकते हैं, पहला है सशस्त्रीकरण को बढ़ावा। दो ध्रुवीयता का पहला दोष यह रहा कि इसने सशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली बनने के लिए भयानक से भयानक हथियारों का निर्माण किया। दूसरे पर हम कह सकते हैं कि युद्धों को बढ़ावा। दो ध्रुवीयता ने युद्धों को बढ़ावा दिया क्योंकि दोनों गुट हमेशा एक दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते थे, इसलिए जहां भी अवसर मिलता था दोनों गुट आमने सामने खड़े हो जाते थे, जिससे युद्ध की संभावना बन जाती थी। शीत युद्ध के दौरान कई ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों में युद्ध होते होते बचा। और तीसरे नंबर पर कह सकते हैं अशांत वातावरण, क्योंकि दोनों महाशक्तियों में हमेशा युद्ध की संभावना बनी रहती थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति का वातावरण बना रहा। अथवा करके है प्रश्न दूसरा, मध्य एशियाई देशों के नाम लिखें। मध्य एशियाई देशों के नाम लिखें। तो मध्य एशियाई देशों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि देशों को शामिल किया जाता है, तो इसलिए मध्य एशिया के देशों में आते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, सार्क या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना के कोई दो उद्देश्य लिखिए। दो लिखने हैं, कई सारे इसमें दे रखे हैं। तो पहले नंबर पर आप कह सकते हैं कि एक दूसरे की स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और अखंडता का सम्मान करना तथा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करना। दूसरा है एक दूसरे के बीच सहयोग को बढ़ाना, साथ ही दूसरे देशों के बीच भी सहयोग को बढ़ाना। तीसरा है दक्षिण एशिया के लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। चौथा है सार्क जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करना। और पांचवा है एक दूसरे की समस्याओं के प्रति आपसी विश्वास और सूझबूझ दिखाना। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 27 है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। उसमें पहले नंबर पर दे सकते हैं कि विश्व शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए। विभिन्न देशों के बीच किसी न किसी बात को लेकर हमेशा झगड़े होते रहते हैं, लेकिन कई बार ये झगड़े इतना भयानक रूप धारण कर लेते हैं कि देश एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की ठान लेते हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि देशों के आपसी झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से कोई हल निकाला जाए, लेकिन यह केवल तभी हो सकता है
जब कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन देशों के मध्य बीच बचाव करे। अतः विश्व शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई बार राष्ट्रों के सामने ऐसे काम या समस्याएं आ जाती हैं जिनका समाधान कोई एक देश नहीं कर सकता, बल्कि उन्हें साथ मिलकर ही निपटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई महामारी या रोग। कुछ रोगों को केवल तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व के सभी देश उन्हें खत्म करने में सहयोग दें, अपनी जनसंख्या को टीके लगवाएं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी देशों को एक मंच प्रदान करता है जहां पर सभी देश मिलकर इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। और तीसरे में आप लिख सकते हैं एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की मनमानी को रोकने के लिए। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा है और वह विश्व के अन्य देशों को अपने कहे अनुसार चलाने लगा है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संगठन कमजोर देशों को एक मंच प्रदान करता है जहां पर ये देश उन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं जिनका संबंध सभी देशों से है और शक्तिशाली देशों को धौंस जमाने से रोक सकते हैं। प्रश्न नंबर 28 है विश्व के मैकडॉनलीकरण का क्या अभिप्राय है? मैकडॉनल्डीकरण का क्या अभिप्राय है? तो कुछ लोगों का मानना है कि विभिन्न संस्कृतियां अब अपने को प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे पर ढालने लगी हैं, चूंकि इससे पूरे विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे खत्म होती है। इसलिए यह केवल गरीब देशों के लिए ही नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए खतरनाक है। तो इसको ही हम कहेंगे। या फिर अथवा करके प्रश्न दे रखा है कि, और प्रश्न है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण को अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं और यह शब्द अंग्रेजी भाषा के ग्लोब शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा में ग्लोब का अर्थ होता है पृथ्वी की आकृति, मॉडल ऑफ अर्थ, लेकिन इसमें देशों की सीमाएं नहीं देखी जाती हैं। देशों की सीमाओं को जानने के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ विश्व को एक करने के विचार से, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना है ताकि पूरा विश्व एक ही अर्थव्यवस्था और एक ही बाजार के रूप में काम कर सके। प्रश्न नंबर 29 है राष्ट्र निर्माण की बाधाओं को दूर करने के 3 उपाय बताइए। राष्ट्र निर्माण की बाधाओं को दूर करने के 3 उपाय। तो इसमें पहले नंबर पर आप कह सकते हैं शिक्षा प्रणाली में सुधार। देश में प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार किए जाने चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं होना चाहिए बल्कि विद्यार्थियों में से सांप्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद आदि भावनाओं को खत्म करके देश प्रेम की भावना का विकास करना होना चाहिए। दूसरा है संतुलित आर्थिक विकास। देश के सभी क्षेत्रों का समान विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि जब कुछ क्षेत्रों का अधिक विकास हो जाता है और कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पिछड़े क्षेत्रों के लोग अपने आप को देश से कटा हुआ महसूस करते हैं और उनमें देश प्रेम की भावना पैदा नहीं हो पाती है। अगला है प्रश्न नंबर 3 है और पूछा गया है कि भाषा की समस्या का समाधान। तो प्रश्न ये वो हैं राष्ट्र निर्माण की बाधाओं को दूर करने के उपाय हैं। तो तीसरा पॉइंट है भाषा की समस्या का समाधान। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अतः भाषा की समस्या का समाधान करने के लिए सभी भारतीय भाषाओं की एक साझी लिपि का विकास किया जाना चाहिए। और चौथा तरीका है भ्रष्टाचार पर रोक। आज प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। रिश्वत लिए और दिए बिना कोई काम नहीं होता है। इससे लोगों का प्रशासन से विश्वास उठने लगा है। अतः लोगों का प्रशासन में विश्वास कायम करने के लिए बेईमानी, रिश्वतखोरी पर रोक लगाई जानी चाहिए। जो लोग रिश्वत लेने के दोषी पाए जाएं, उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। और पांचवा है सांप्रदायिक संगठनों पर रोक। ऐसे राजनीतिक दल और संगठन जिनका निर्माण धर्म के आधार पर हुआ है,
उन पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उन्हें देश से जुड़ने नहीं देते। प्रश्न नंबर 30 है, भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई? तो देश के आर्थिक विकास के लिए नियोजन को अपनाने के निम्नलिखित कारण थे उस समय। उसमें पहला है कृषि का विकास करने के लिए। जब देश आज़ाद हुआ तो कृषि की दशा बहुत खराब थी। खाने के लिए अनाज तक बाहर से मंगवाना पड़ता था। अतः अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि का विकास करना जरूरी था और यह नियोजन के द्वारा ही हो सकता था, इसलिए नियोजन की आवश्यकता पड़ी। दूसरा, उद्योगों का विकास करने के लिए। अंग्रेजों के शोषण के कारण उद्योग धंधे बिल्कुल चौपट हो गए थे। अतः देश में उद्योगों का विकास करने के लिए जहां बड़े बड़े उद्योग लगाना जरूरी था, वहीं पहले से चल रहे उद्योगों का विकास करना भी जरूरी था। यह सब नियोजन के द्वारा ही हो सकता था, इसलिए नियोजन की जरूरत पड़ी। तीसरा है बेरोजगारी को दूर करने के लिए। जब देश आज़ाद हुआ तो देश में बेरोजगारी का बोलबाला था। अतः लोगों को रोजगार देने के लिए नए नए उद्योग लगाना जरूरी था। यह सब काम उचित नियोजन के द्वारा ही हो सकता था, इसलिए भी नियोजन की जरूरत पड़ी। और चौथा है शिक्षा में सुधार लाने के लिए। उद्योगों को तकनीकी और कुशल मजदूर प्रदान करने के लिए नई नई शिक्षा संस्थाएं स्थापित करना जरूरी था। यह काम नियोजन के द्वारा ही हो सकता था, इसलिए भी नियोजन की आवश्यकता या जरूरत पड़ी। अथवा करके है प्रश्न, और प्रश्न दूसरा है अथवा में योजना आयोग के कोई 3 कार्य लिखिए। तो कार्यों में हम पहले नंबर पर कह सकते हैं कि देश के भौतिक, वित्तीय और मानवीय साधनों का पता लगाना। दूसरा है इन साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए योजना बनाना। तीसरा है योजना की प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज तय करना। प्राथमिकताओं का अर्थ यह है कि योजना में जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में यह निर्णय लेना कि कौन से उद्देश्य पहले प्राप्त करने हैं और कौन से बाद में। चौथा है देश के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले तत्वों का पता लगाना। पांचवा है ऐसी मशीनरी स्थापित करने का सुझाव देना जो योजना को लागू करने के लिए जरूरी हो। और छठा है समय समय पर योजना की प्रगति की जांच करना और मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सुझाव देना। प्रश्न नंबर 31 है 1975 में आपातकाल की घोषणा करने के कोई 3 कारण बताएं। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति। 1971 के भारत पाक युद्ध में ज़्यादा पैसा खर्च हो जाने के कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। इसके अलावा 1973 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। तेल की कीमतें बढ़ने के कारण भारत में भी चीज़ों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। इससे भी भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पूरे देश में असंतोष बढ़ने लगा था। इस असंतोष को दबाने के लिए कठोर निर्णय लेने की जरूरत थी, इसलिए आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। दूसरा है न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव। न्यायपालिका ने श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लिए गए कई निर्णयों को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। इस बात से इंदिरा गांधी खासी नाराज थी। अतः न्यायपालिका से अपनी बातों को मनवाने के लिए भी उन्होंने संकट काल को लागू करना उचित समझा। और तीसरा है विपक्षी दलों द्वारा इंदिरा गांधी से त्यागपत्र की मांग करना। 25 जून 1975 को विपक्षी दलों ने दिल्ली में एक विशाल रैली की और इंदिरा गांधी से त्यागपत्र की मांग की। कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि जनादेश कांग्रेस के साथ है, इसलिए इंदिरा गांधी को त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं। इससे डरकर भी इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया। प्रश्न नंबर 32 है और प्रश्न है कि गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि जब चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता और कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन सरकार या मिलीजुली सरकार कहते हैं। ओग है, परिभाषा है ओग के अनुसार गठबंधन सरकार एक ऐसे प्रबंध का नाम है जिसमें अनेक राजनीतिक दलों के सदस्य सरकार बनाने के लिए एक हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के
3 उद्देश्य बताएं। तो पहले नंबर पर कह सकते हैं क्षेत्रीय देशों के लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना। दूसरा है क्षेत्रीय देशों के बीच एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपसी विश्वास और सूझबूझ विकसित करना। तीसरा है क्षेत्रीय देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। चौथा है अन्य क्षेत्रीय संगठनों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। पांचवा है अन्य देशों के साथ सहयोग करना। और छठा है सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। इसी प्रकार अथवा करके है प्रश्न दूसरा, भारत चीन सीमा विवाद क्या है? भारत चीन सीमा विवाद क्या है? तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। इस रेखा को 1914 में शिमला में भारत, चीन और तिब्बत के नेताओं द्वारा एक बैठक में तय किया गया था, निर्धारित किया गया था। यह रेखा उस समय भारत के विदेश सचिव आर्थर हेनरी मैकमोहन ने खींची थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। 1956 तक चीन इसे ही सीमा रेखा मानता रहा, लेकिन 1956 के बाद चीन ने इस सीमा रेखा पर आपत्ति उठानी शुरू कर दी। चीन का कहना था कि दोनों देशों के बीच सीमा रेखा को ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं किया गया है। 1956 के बाद चीनी सरकार द्वारा जितने भी मानचित्र प्रकाशित किए गए उन सभी में भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई चीन वाले हिस्से को चीन में दिखाया गया। जब भारत ने इस तरफ चीन का ध्यान आकर्षित किया तो चीन ने इसे पुरानी सरकार की गलती बताया और आने वाले समय में इन नक्शों को ठीक करने का आश्वासन दिया, लेकिन चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टे वह इन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए सड़कें बनाने लगा। तो यही विवाद है सीमा को लेकर। प्रश्न नंबर 34 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कोई 3 कारण लिखिए। तो पहले नंबर पर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का मुख्य कारण कश्मीर है। भारत कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है, लेकिन पाकिस्तान इसे स्वीकार नहीं करता। दूसरा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियां करवाना भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है। तीसरा, बांग्लादेश की स्थापना के लिए पाकिस्तान भारत को जिम्मेदार मानता है। और चौथा है पाकिस्तान द्वारा अमेरिका से सैनिक हथियार प्राप्त करना और उनका प्रयोग भारत के विरुद्ध करना भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है। प्रश्न नंबर 35 है, इंपॉर्टेंट है, निषेधाधिकार या वीटो पावर से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है कि सुरक्षा परिषद के, संयुक्त राष्ट्र के जो अंग है उसमें से सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन को वीटो पावर प्राप्त है। 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय लेना हो तो यह तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक 5 स्थायी सदस्य सहमत न हों। यदि एक भी स्थायी सदस्य प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर दे तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है। कई बार वीटो पावर की आलोचना भी की जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि केवल 5 सदस्यों को वीटो पावर का अधिकार देना अलोकतांत्रिक है, सरासर गलत है। प्रश्न नंबर, इसके बाद अब आप इसमें अथवा करके दिया गया है, अगर आप ये नहीं लिखते तो अथवा में लिख सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना है। यह व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित और प्रतिष्ठित करने के लिए विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया था। इसने आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 1995 को संचालन शुरू किया। विश्व व्यापार संगठन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है जिसमें 164 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व है। प्रश्न नंबर 36 है, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण लिखिए। कई सारे कारण हैं, उनमें से 2 पूछे गए हैं, तो यहाँ भी कई सारे दे रखे हैं। तो इसमें पहले नंबर पर आप कह सकते हैं कि शस्त्रीकरण की प्रतियोगिता। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने अमेरिका से ज़्यादा शक्तिशाली बनने के लिए अपने सभी संसाधनों को देश के आर्थिक विकास पर न लगाकर नए अस्त्र शस्त्र बनाने पर खर्च कर दिया।
अतः अस्त्र शस्त्र पर ज़्यादा खर्च करने से देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। आर्थिक स्थिति बिगड़ने से देश में बुनियादी चीज़ों की कमी हो गई। देश में बुनियादी चीज़ों की कमी होने से सोवियत संघ के अधीन राज्यों की जनता भड़क उठी और उन्होंने अपने आप को सोवियत संघ से अलग होने का निर्णय लिया। इसके कारण भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। दूसरा कारण है आर्थिक विकास का रुक जाना। सोवियत संघ में सरकार द्वारा लोगों को कम कीमत पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती थी। इससे जो घाटा होता था उसे सरकार ही वहन या सहन करती थी। जब देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो उत्पादन कम हो गया। उत्पादन कम होने के कारण सरकार ने आवश्यक वस्तुओं का आयात करना शुरू कर दिया। इससे आयात बढ़ गई और निर्यात कम हो गई। आयात बढ़ने से सरकार का घाटा बढ़ने लगा, जिसके कारण देश की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। ऐसी स्थिति में सरकार लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाई, अतः लोग सरकार से नाराज हो गए और उन्होंने सोवियत संघ से अलग होने का निर्णय लिया। और तीसरा है साम्यवादी दल की तानाशाही। सोवियत संघ में एक ही दल अर्थात साम्यवादी दल का शासन था। लंबे समय तक एक ही दल का शासन रहने के कारण यह दल जनता के कल्याण के प्रति बेखबर हो गया, जिसके कारण लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। इस असंतोष को प्रकट करने के लिए लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना की मांग की और लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन करने शुरू कर दिए। अतः साम्यवादी दल की तानाशाही भी सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी। प्रश्न नंबर 37 है, ये बड़े प्रश्न है, 3 प्रश्न। भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने के मुख्य कारण क्या थे? भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने के मुख्य कारण क्या थे? तो उत्तर में हम कहेंगे कि 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 2 शक्तिशाली देश उभर कर सामने आए, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। इन दोनों देशों ने अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए विश्व के देशों को अपने गुट में मिलाना शुरू कर दिया। इससे पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया। इनमें से एक गुट साम्यवादी गुट था, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था या रूस कर रहा था, और दूसरा गुट पूंजीवादी गुट था, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। इसी समय एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में बहुत से देश स्वतंत्र हुए। दोनों गुटों में इन नए स्वतंत्र देशों को अपने अपने गुट में शामिल करने की होड़ सी लग गई, लेकिन भारत सहित कुछ नए स्वतंत्र देशों ने दोनों गुटों में शामिल न होने का निर्णय लिया, क्योंकि ये देश इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि किसी एक गुट में शामिल होने का अर्थ दूसरे गुट को नाराज करना था। इसलिए इन देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। अथवा करके है दूसरा प्रश्न है इसमें कि भारत की विदेश नीति के मुख्य लक्ष्यों या उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। भारत की विदेश नीति के मुख्य लक्ष्यों या उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो पहला जो है वो है गुट निरपेक्षता। भारत की विदेश नीति की पहली विशेषता या लक्ष्य जो है वो गुट निरपेक्षता रही है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक गुट सोवियत संघ का गुट था तो दूसरा गुट अमेरिका का गुट था। भारत के लिए किसी एक गुट में शामिल होने का अर्थ अपनी स्वतंत्रता को फिर से गिरवी रख देना था। इसलिए भारत ने दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया। दूसरा है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का अर्थ ऐसी नीति से है जिसमें एक देश दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेता है और फिर अपने फायदे के लिए उसका शोषण करता है। भारत लंबे समय तक उपनिवेशवाद का शिकार रहा है। अंग्रेजों ने करीब 200 सालों तक भारत का खूब शोषण किया और इसे गरीब देश बना दिया। अतः उपनिवेशवाद का विरोध करना भी भारत की विदेश नीति रही है। तीसरा है पंचशील का सिद्धांत। पंचशील से अभिप्राय उन 5 सिद्धांतों से है जिनका यदि पालन किया जाए तो विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। इन सिद्धांतों की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने 1954 में की थी। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। क है कि एक दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान करना। ख एक दूसरे पर आक्रमण न करना। ग एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी न करना। घ एक दूसरे के लाभ के लिए काम करना। और ग है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व।
पीसफुल कोएग्जिस्टेंस या जियो और जीने दो की नीति में विश्वास करना। पांचवा उद्देश्य है निशस्त्रीकरण। भारत का शुरू से ही यह मानना रहा है कि अस्त्र शस्त्रों की होड़ से युद्ध की संभावना बढ़ती है, इसलिए भारत का मानना है कि विनाश करने वाले परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए और परमाणु शक्ति का प्रयोग विकास कार्यों में किया जाना चाहिए। अतः निशस्त्रीकरण भी भारत की विदेश नीति रही है। और पांचवा है पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना। अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना भी भारत की विदेश नीति रही है। पाकिस्तान ने भारत पर अनेक बार आक्रमण किया। इसी प्रकार 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके बावजूद भी भारत इन देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। छठा है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन। भारत का यह मानना रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न देशों के आपसी झगड़ों को सुलझाने, विभिन्न देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने और तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी कामों में सहयोग देना भारत की विदेश नीति रही है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 38 है। प्रश्न है कि इंदिरा गांधी की हत्या और सिख विरोधी दंगों पर संक्षिप्त नोट लिखो। इंदिरा गांधी की हत्या और सिख विरोधी दंगों पर संक्षिप्त नोट लिखो। तो उत्तर में हम कहेंगे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत सेना ने स्वर्ण मंदिर में जो कार्यवाही की थी वह श्रीमती इंदिरा गांधी के आदेश पर की गई थी, इसलिए सिख इंदिरा गांधी से काफ़ी नाराज थे। 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी के 2 अंगरक्षकों बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेंत सिंह ने गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या से लोगों में यह बात गई कि गोली मारने वाले दोनों सुरक्षा गार्ड सिख थे, इसलिए उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लिया। इसके बाद दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिखों के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। अकेले दिल्ली में 2000 से ज़्यादा सिख मारे गए। कई सिख परिवार तो ऐसे थे जिनमें एक भी पुरुष नहीं बचा था। इसके अलावा सिखों की दुकानों और फैक्ट्रियों में आग लगा दी गई। इन सिख विरोधी दंगों में सिखों को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि सरकार ने स्थिति को संभालने में बड़ी देर से कार्यवाही की और हिंसा करने वाले लोगों को कारगर तरीके से दंड भी नहीं दिया गया। बाद में सिख विरोधी दंगों की जांच करने के लिए नानावती जांच आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने भी माना कि 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए उनमें हिंसा करने वाले लोगों पर सख्ती से कार्यवाही नहीं की गई। प्रश्न नंबर 39 है, पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न उपाय। तो वर्तमान समय में सभी देशों के सामने यह चुनौती बनी हुई है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास कैसे किया जाए। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है जनसंख्या नियंत्रण। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या प्रकृति पर बोझ होती है और पर्यावरण को प्रदूषित करती है। अतः जनसंख्या पर नियंत्रण किए बिना पर्यावरण प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए यह जरूरी है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए तथा विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा है आवश्यकताओं को कम करना। पर्यावरण प्रदूषण के लिए व्यक्ति की आवश्यकताएं भी जिम्मेदार हैं। आज व्यक्ति की आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वह प्राकृतिक संसाधनों को खत्म करने पर तुला है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण को जन्म देता है। अतः पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि लोगों को अपनी आवश्यकताओं में कमी करनी चाहिए। लोगों को सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श को अपनाना चाहिए। अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद तीसरा है लोगों को पर्यावरण शिक्षा देना। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह भी ज़रूरी है कि लोगों को पर्यावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। स्कूलों कॉलेजों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा नाम से एक नया विषय जोड़ा जाना चाहिए
ताकि बच्चे पर्यावरण के महत्व को समझें और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। चौथा है साफ सुथरी तकनीक का प्रयोग। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उद्योगों में ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन भी हो सके और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। जैसे उद्योगों को चलाने के लिए ऐसे ईंधन का प्रयोग किया जा सकता है जिससे जहरीली गैस न निकलती हो। इसके लिए सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। पांचवा है कानूनी प्रावधान। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह भी जरूरी है कि सभी देशों की सरकारों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में कठोर कानून बनाने चाहिए और कानून तोड़ने वालों पर कड़ा जुर्माना लगाना चाहिए। छठा है वन संरक्षण। पेड़ पौधे पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिसके कारण धरती पर से जंगल खत्म होते जा रहे हैं और कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वनों की सुरक्षा की जानी चाहिए। पेड़ लगाने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाया जाना चाहिए। अथवा करके है दूसरा प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी तत्वों का वर्णन करो। कौन कौन से तत्व हैं जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? तो मानवीय क्रियाओं से पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अतः पर्यावरण प्रदूषण के लिए पूरी तरह से मानवीय क्रियाएं जिम्मेदार हैं। तो तत्व कौन कौन से? बढ़ती हुई जनसंख्या को आवास उपलब्ध करवाने के लिए तथा नए नए उद्योग लगाने के लिए वनों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई के अनेक बुरे परिणाम सामने आए हैं, जैसे जलवायु में परिवर्तन, बाढ़ों का आना, भूमि कटाव आदि। दूसरा है ओजोन परत। पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल में गैस की एक पतली सी परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। यदि ये किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो मनुष्य के लिए अनेक बीमारियां पैदा कर सकती हैं, जैसे त्वचा का कैंसर। लेकिन मनुष्य द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण ओजोन परत में छेद हो गया है जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। तीसरा है वर्तमान समय में मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई तरह के रसायनों का उत्पादन किया जा रहा है। इन रसायनों के उत्पादन से कई प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं। इन गैसों से भी पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। और चौथा है वर्तमान समय में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा है। इनका ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग होने से जहां ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर ज़मीन भी प्रदूषित होती जा रही है। प्रश्न नंबर 40 है वैश्वीकरण वाले जो अध्याय है उसमें से हर साल एक प्रश्न जरूर आता है। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ विश्व को एक करने के विचार से है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना है ताकि पूरा विश्व एक ही अर्थव्यवस्था और एक ही बाजार के रूप में काम कर सके। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश दूसरे देशों के साथ वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और बौद्धिक संपदाओं का बिना किसी बाधा के आदान प्रदान करता है। वैश्वीकरण की विशेषताओं की बात करें तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कि वैश्वीकरण ने लोगों में एकता की भावना पैदा की है। यातायात और संचार के साधनों के विकास के कारण दुनिया बहुत छोटी हो गई है, इसलिए दुनिया के लोग अपने आप को एक ही परिवार का सदस्य समझने लगे। दूसरा, वैश्वीकरण ने ग्लोबल संस्कृति को जन्म दिया है। इसका अर्थ यह है कि विभिन्न देशों के लोग एक दूसरे देश की संस्कृति को अपनाने लगे हैं। जैसे भारत के लोग अमेरिकन जीवन शैली को अपना रहे हैं। जीन्स टी शर्ट पहनना, पिज़्ज़ा बर्गर खाना, हॉलीवुड की फिल्में देखना आम बात हो गई। तीसरा, वैश्वीकरण के कारण शिक्षा का भी वैश्वीकरण हुआ है, अर्थात एक देश के लोग दूसरे देशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने लगे हैं। चौथा जो विशेषता है वो है कि वैश्वीकरण ने दुनिया के देशों के बीच की दूरियों को कम कर दिया है। दूरियों को कम करने में सूचना तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पांचवा है, वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं
पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होने लगा है। छठा है, वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाया गया है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। सातवां है, वैश्वीकरण के कारण यह दृष्टिकोण उभर कर सामने आया है कि सभी देशों की समस्याएं एक जैसी हैं, अर्थात सभी देश गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, कुपोषण जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं। अतः इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों को मिलकर सहयोग करना होगा। और आठवीं विशेषता है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को एक विश्व नागरिक के रूप में देखती है, ना कि किसी एक देश के नागरिक के रूप में। अथवा करके प्रश्न है दूसरा, वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दीजिए। पक्ष में पूछे गए हैं तर्क। तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कि वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होने लगा है। दूसरा, वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने देश से बाहर निकलकर दूसरे देशों में निवेश करना शुरू कर दिया है। तीसरा, वैश्वीकरण के कारण लोग अधिक वेतन पाने के लिए दूसरे देशों में जाकर बसने लगे हैं। और पांचवा है, सभी देशों ने आयात निर्यात की बाधाओं को कम किया है, जिसके कारण विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। पांचवा है, वैश्वीकरण के कारण संचार के क्षेत्र में नई नई कंपनियां आई हैं, जिससे संचार के क्षेत्र का विस्तार हुआ है और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने लगी। छठा है, वैश्वीकरण के कारण यह दृष्टिकोण उभर कर सामने आया है कि सभी देशों की समस्याएं एक जैसी हैं, अर्थात सभी देश गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, कुपोषण जैसी समस्याओं से पीड़ित है। अतः इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों को मिलकर सहयोग करना होगा। बस इतना ही था ये पेपर। धन्यवाद, नमस्कार।